अस्सलामुअलैकुम प्रोग्रामर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो HTML5 को लेके है और CSS को लेके है। तो बेसिकली HTML जो है HTML5 ये बेसिकली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसको जो है वो वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये वेबसाइट की बैकबोन है। इसके ज़रिए से जो है वो वेबसाइट तैयार की जाती है। और HTML जो है वो बेसिकली आपके वेब पेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके वेबसाइट को स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ की जाती है। HTML के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करके एक बेसिकली HTML का डिज़ाइन बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर वेबसाइट के अंदर उसको चेक करते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर हम लोग CSS का यूज़ करते हैं उस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। कास्केडिंग स्टाइल शीट है जिसका हम यूज़ करेंगे अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। तो जो HTML है, जो बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं HTML के, वो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ये एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो HTML का टैग आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे HTML के वेब पेज को स्ट्रक्चर करने के लिए। बेसिकली HTML का जो टैग है, जो नंबर 2 के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये टैग यूज़ होता है HTML के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी वेबसाइट का कंटेंट होता है, स्ट्रक्चर करने वाला कंटेंट, जिस तरह बॉडी टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया, H1 से लेकर H6 तक, हेडिंग टैग हो गए, पैराग्राफ टैग, ब्रेक टैग, ये सारे टैग जिसके अंदर आते हैं। HTML का ओपनिंग टैग है एंड HTML का क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर आपकी पूरा वेब पेज का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके अंदर जो जो कंटेंट यूज़ हो रहा होता है वो HTML के एट्रीब्यूट्स के अंदर होता है। फिर HTML के एट्रीब्यूट्स के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आपका हेड टैग आता है, जो नंबर 3 के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। हेड टैग के अंदर आप जो है वो अपने वेबसाइट को टाइटल दे सकते हैं। ये मैं आपको सारा करके दिखाऊंगा, तब आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। हेड टैग के अंदर हम लोग जो है वो वेबसाइट का मेटा डाटा होता है और एट्रीब्यूट्स होते हैं, और इसके अलावा जो है वो टाइटल होता है। टाइटल हम लोग शो करवाते हैं वहाँ पे कि हमारी जो वेब पेज है उसका टाइटल क्या होगा, वो सब कुछ है। और कुछ इम्पोर्टेंट मेटा डाटा जिस तरह करेक्टर रेट होता है, UTF-8 होता है, ये सब कुछ हम लोग जो है वो हेड टैग के अंदर जो है वो लिखते हैं। इसके अलावा बॉडी टैग आ जाता है। बॉडी टैग के अंदर आपका पूरा जितना भी वेबसाइट नज़र आ रही होती है वो सारी आपकी बेसिकली बॉडी टैग के अंदर होती है। तो बॉडी टैग के अंदर आपका जो है वो ये सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। जिस तरह हेडिंग टैग है, H1 से लेके H6 तक टैग्स होते हैं। H1 टैग जो है वो सबसे बड़ा होता है और H6 जो है वो सबसे छोटा टैग होता है। मतलब H1 से बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, तो ये जाते हैं H6। तो ये सारे टैग्स जो यूज़ होते हैं हेडिंग के लिए। इसके अलावा जो हेडिंग की डिटेल देने के लिए जो टैग यूज़ होता है, पैराग्राफ टैग, ये काफ़ी छोटे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मतलब इनका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटा होता है। इसलिए इसको पैराग्राफ टैग के अंदर जो है वो स्टोर किया जाता है। इसके अलावा जो ब्रेक टैग है, ये किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। HR टैग है, ये हॉरिजेंटल एक लाइन क्रिएट कर देता है जो कि वेब पेजेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और जिन वेबसाइट्स के अंदर इनको यूज़ करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो नंबर 10 पे एट्रीब्यूट है वो है कमेंट्स टैग। देखिए, जब जब भी कोई वेबसाइट डिज़ाइन की जाती है, वेब डेवलप की जाती है, उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो वहाँ पे कमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कमेंट्स एक्चुअली मैसेजेस होते हैं जो एक प्रोग्रामर कोई भी एक कोड लिखता है खुद से, तो वहाँ पे कमेंट्स दे देता है। अब उस कमेंट्स को जब कोई नया प्रोग्रामर यूज़ करता है और तो वो देखता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है, ये पर्टिकुलर कोड जो है वो किस मकसद के लिए लिखा गया है और किस इसका मकसद क्या है। तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें, कमेंट्स वगैरह। कि अगर एक डेवलपर ने जो है वो एक लाइंस ऑफ कोड लिखा है, लेट्स सपोज 5 लाइंस ऑफ कोड लिखा है, तो वो लेट्स सपोज किसी वजह से जो है वो कंपनी में नहीं आया और किसी और को उसको कोड दे दिया गया है, तो दूसरा जो प्रोग्रामर है वो उसके कमेंट को रीड करके उस कोड को समझ सकता है कि एक्चुअल में इस कोड के अंदर क्या चीज़ हुई हुई है।
तो इसके बाद जो HTML के टैग्स आते हैं आगे, जो एंकर टैग है, ए टैग href के अंदर आप URL भी दे सकते हो और पाथ भी दे सकते हो। बेसिकली जो एंकर टैग होता है ये आपको जो है वो HTML की फाइल्स पेजेस के अंदर मूव कराने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली आपने कभी देखा हो वेबसाइट्स के अंदर, आप कभी एक सबसे पहले जब वेबसाइट स्टार्ट होती है तो आप सिंगल पेज के ऊपर होते हैं, फिर आप किसी एक पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका नया पेज ओपन हो जाता है। बेसिकली एंकर टैग आपके लिंक्स जो है वो एक दूसरे पेजों के साथ जो है ना वो लिंक कराने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपका जो है वो DL टैग आ जाता है, डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट एक्चुअल में जो है वो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, और ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये मैं भी आपको सारे जो टैग्स हैं इनको यूज़ करना भी बताऊंगा और किस तरह जो है इनको जो है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हमारा फोर्थ वाला आ जाता है इमेज टैग, कि आपने अपने वेबसाइट के अंदर कोई भी इमेज को यूज़ करना है तो आप इमेज टैग को यूज़ करके अपनी इमेज प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा आ जाता है टैग टेबल्स का टैग, कि बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर आपने एडमिन्स में ये चीज़ देखी होगी कि टेबल बने होते हैं और वहाँ पे यूज़र का जो डाटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिफाइन होता है। इसके बाद टेबल के अंदर ही टेबल रो होती हैं, कि आपने कोई भी जो है वो डाटा रो में फिल करना है तो वो रो के अंदर कर सकते हो। डाटा का टेबल के अंदर कोई भी डाटा फिल करना है तो वो कर सकते हो। इसके बाद जो है वो ये टेबल का एट्रीब्यूट जो है वो काम करता है। इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फॉर्म्स है। फॉर्म्स बेसिकली जो है वो आपके यूज़ होते हैं। फॉर्म्स के अंदर बहुत सारी इनपुट्स होती हैं, और इनपुट्स में बेसिकली जो है वो आप डाटा इनपुट करते हो। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ पे आपको रजिस्टर होना पड़ता है, तो रजिस्टर होने के लिए आपका ईमेल और पासवर्ड चाहिए होता है। यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जो आप इनपुट करते हो, अपना जो डाटा इनपुट करते हो उन फील्ड्स के अंदर, तो उन फील्ड्स को इनपुट्स कहते हैं, और वो सारी इनपुट्स एक फॉर्म के अंदर मर्ज होती हैं। तो जब आप बटन को क्लिक करते हो, लास्ट वाला जो ऑप्शन है जब आप बटन को क्लिक करते हो तो फॉर्म वैलिडेट करता है कि इनपुट्स आपकी जो है वो फिल हुई हैं या नहीं हुई, और उसके बाद जो फॉर्म है वो आपको रेफ़र कर देता है किसी दूसरे पेज की तरफ। बेसिकली ये फॉर्म, इनपुट्स और बटन का एक मिक्सचर होता है, जो कि हम लोग इंशाल्लाह जब हमारा ऑथेंटिकेशन का पेज होगा बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे और वहाँ पे ऑथेंटिकेशन को लगाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें करके दिखाऊंगा कि किस तरह ये चीज़ें फ्यूचर में यूज़ होती हैं, और आपको उस वक्त बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें लर्न करने का मौका मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं CSS3 की तरफ। CSS3 जो है वो आपकी वेबसाइट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस तरह HTML प्ले रोल करती है, इसी तरह CSS3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। CSS की एब्रीविएशन है जी कास्केडिंग स्टाइल शीट। आपने जो है वो HTML देखा, HTML के अंदर आपने सिर्फ वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन किया, जबकि स्टाइल CSS3 के अंदर आप जो है वो उसी स्ट्रक्चर को एक डिज़ाइन जो है वो दे देते हो और एक कलरिंग वगैरह कर देते हो, ताकि वो यूज़र को देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आप जो है वो एक घर तामीर करा रहे हो, घर बनवा रहे हो अपना, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है। जब स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद पेंट्स वगैरह आते हैं। सबसे पहले पेंट्स नहीं आते और पेंट्स नहीं उन दीवारों को किए जाते। सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है, स्ट्रक्चर जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद पेंट्स वगैरह दीवारों को किए जाते हैं और जो है वो घर को डिज़ाइन किया जाता है। तो बेसिकली वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जो है आप कलर्स यूज़ कर सकते हो अपने CSS3 के अंदर, बैकग्राउंड इमेजेस यूज़ कर सकते हो और बैकग्राउंड कलर्स यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम इंशाल्लाह वेबसाइट्स के अंदर पढ़ेंगे। लिखने पे आता तो बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स थे, इतना ज़्यादा जो है वो लिखा नहीं जाता इन स्लाइड्स के अंदर और इतना ज़्यादा बताया नहीं जाता। कुछ मैं बता देता हूँ। जिस तरह आपने किसी भी कंटेंट को अलाइन करना हो लेफ़्ट राइट सेंटर के अंदर, तो वो आप अलाइन कंटेंट यूज़ कर सकते हो, अलाइन आइटम्स को यूज़ कर सकते हो, अलाइन सेल्फ एनिमेशंस को इसमें इस्तेमाल कर सकते हो CSS3 के अंदर। इसके अलावा जो है वो बैकग्राउंड कलर्स, बैकग्राउंड इमेजेस को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो है वो आप बॉर्डर्स को यूज़ कर सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर डिव के अंदर, कंपोनेंट के अंदर जो है वो उसके बॉर्डर्स बना सकते हो, उसके बॉर्डर्स को कलर दे सकते हो, उसकी विड्थ दे सकते हो।
इमेजेस को लगा सकते हो, इमेजेस का साइज़, उसकी लेंथ और विड्थ किस तरह जो है वो, हाइट और विड्थ किस तरह जो है वो मैनेज होगी, वो चीज़ देख सकते हो। शेडो देख सकते हो। शेडो बेसिकली होती है चीज़ कि आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ये CSS3 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ब्लैक एक डिव है, कंटेनर है, उसके अंदर CSS3 लिखा हुआ है। और ये चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप मेरा कर्सर को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे ये ब्लैक के नीचे जो आपको एक साया सा नज़र आ रहा है, बेसिकली इसको शेडो कहते हैं। और ये किसी भी वेबसाइट के अंदर बहुत ही एक अच्छी लुक लेके आता है। एक 3D एलिमेंट होता है कि कोई भी चीज़ है जो एक सरफेस से थोड़ा ऊपर है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना ये जो इसमें ना फॉलो किया जाता है डिज़ाइनिंग के अंदर। तो इसके अलावा जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं। फ़ॉन्ट्स की जो मैंने बात की थी, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखी है तो वहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट्स की बात की थी। फ़ॉन्ट्स आप CSS3 के अंदर यूज़ कर सकते हो, बेसिकली HTML के अंदर लगाते हो और CSS3 के अंदर जो है उसको डिज़ाइन कर सकते हो। उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा छोटा करना हो तो वो कर सकते हो। फ़ॉन्ट का वेरिएंट क्या होगा, ये सब चीज़ें आप जो है वो यहाँ पे CSS3 के अंदर ईज़िली मैनेज कर सकते हो। तो इसके अलावा जो है वो मैं आपको जो है वो अपने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ले जाता हूँ, जहाँ पे बेसिकली आप जो है वो चेक कर सकते हो कि किस तरह जो है हम लोग HTML CSS का यूज़ करते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल किस तरह करना है, तो होपफुली कि आपने वो इंस्टॉल कर लिया होगा। तो आपने अपने डबल क्लिक करके इस चीज़ को ओपन कर लेना है, विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेना है। जब विजुअल स्टूडियो जब ओपन हो जाएगा तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ ओपन फोल्डर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना जो एक फ़ोल्डर का पाथ है वो देना है। मैंने फ़िलहाल डेस्कटॉप पे दिया हुआ है। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है HTML के नाम से। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट फ़ोल्डर कर लूँगा कि वो HTML के फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद ये थोड़ी बहुत जो है वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आपका HTML का फ़ोल्डर जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, HTML के फ़ोल्डर के अंदर आप आ चुके हैं। सॉरी। तो विजुअल स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे ये प्लस साइन वाला जो है फाइल का एक आइकन बना हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अपने फाइल का नाम देना है index.html। बेसिकली हम HTML में काम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे HTML की एक्सटेंशन होती है .html, तो यहाँ पे आपने वो HTML की एक्सटेंशन लगा देनी है। पीछे नाम आपने index.html रखना है अभी फ़िलहाल। बाद में जब आपने इसको एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ पे हम लोग इस HTML का फाइल एक्चुअल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आपने मुझे फॉलो करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह करना है। index.html क्या आप HTML में एक जो है वो फॉर्म क्रिएट कर रहे हो या बेसिकली वेबसाइट बना रहे हो। ठीक है, इसको इंटर कर देना है तो आपके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अब फाइल ओपन होगी। अब आगे आपने कोड लिखना है HTML का। तो HTML का कोड जो स्टार्ट होता है वो सबसे पहले तो आपकी डॉक टाइप से स्टार्ट होता है, डॉक टाइप HTML क्या होती है? डॉक टाइप ये चीज़ होती है कि डॉक्यूमेंट टाइप, इसका बेसिकली जो एब्रीवेशन है वो डॉक्यूमेंट टाइप है, क्योंकि ये ब्राउज़र को बताती है कि भाई आपने एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर जो है वो प्रिंट करना है। तो ब्राउज़र को बेसिकली बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी हो जाती है और बहुत इजी हो जाता है उसके लिए इस कंटेंट को शो करवाना। डॉक्यूमेंट टाइप आप जो है वो दे सकते हो। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है HTML5 को। इसके बाद जो है वो आपको मैंने बताया था, एक टैग बताया था HTML का टैग, कि आप जब भी HTML को यूज़ करने लगो तो HTML का टैग आपने यूज़ करना है। ठीक है, अब ये देखें HTML का टैग हमने यूज़ किया HTML। ठीक है, अब इस HTML के अंदर हमारी पूरी वेबसाइट आएगी। सबसे पहले HTML के अंदर आता है हमारा हेड टैग। ठीक है, अब हेड टैग क्या चीज़ होती है? जो भी आप एट्रीब्यूट्स वगैरह सारे यूज़ करेंगे वो आप हेड टैग के अंदर करेंगे। इस तरह लेट्स सपोज अगर मैं टाइटल को यूज़ करता हूँ, तो कोई भी हम अपनी वेबसाइट का टाइटल दे सकते हैं। टाइटल से मुराद ये है कि ये टाइटल आपको शो कहाँ पे होगा, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हम लोग टाइटल दे देते हैं FIR
फास्ट वेबसाइट। ठीक है, ये हमने टाइटल दे दिया। अब हम इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल एस के साथ। कंट्रोल एस के साथ जब ये चीज़ सेव हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे कि जो है इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। अब ओपन किस तरह करना है कि जो आपने फोल्डर बनाया होगा उसके ऊपर डबल क्लिक करना है और उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये इंडेक्स नाम की एक फ़ाइल जो है वो शो हो रही होगी। अगर आपके ऊपर इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये देखें आपको यहाँ पे टाइप इसकी बता रहा है क्रोम HTML डॉक्यूमेंट। ठीक, आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना तो ये आपके जो भी ब्राउज़र होगा उसके ऊपर ओपन हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे जो है वो आपको बताना ये चाह रहा था। इसको मैं साइड पे ओपन कर लेता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे साइड पे ओपन कर लिया। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जो हमने टाइटल का टैग यहाँ पे दिया है ये हमें शो कहाँ पे हो रहा है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे ये टॉप के ऊपर शो हो रहा है। ये इसको मैंने होवर किया तो ये आपको यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट शो करवा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, वेबसाइट 2 कर देता हूँ, उसको सेव कर देता हूँ और इसको रिलोड करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो बेसिकली जो हमारा हेड के अंदर जो टाइटल होता है, ये वेबसाइट का टाइटल होता है, हम कुछ भी दे सकते हैं अपने मुताबिक। जो भी हमने उस वेब पेज का टाइटल रखना है कुछ भी दे सकते हैं। फर्स्ट वेबसाइट उमर सलीम को सेव कर लेते हैं और यहाँ पे देखो तो देखो चेंज हो गए नाम। तो ये कुछ भी आप कर सकते हैं इसको। तो अभी के लिए मैं इसको फर्स्ट वेबसाइट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये फर्स्ट वेबसाइट चेंज हो गया। अब इसके बाद जो है हमने बॉडी का टैग लगाना है, यहाँ पे यूज़ करना है। बॉडी का टैग यूज़ होता है कि हमने अपनी वेबसाइट का जो बॉडी टैग है ये इसलिए यूज़ करते हैं कि जो भी कंटेंट आएगा इस बॉडी टैग के अंदर वो ये जो वाइट एरिया आपको ब्राउज़र का नज़र आ रहा है यहाँ पे वो शो हो जाएगा। ठीक है, लेट मी शो यू। ये लेट्स सपोज मैंने हेडिंग टैग लिया, जो मैंने आपको बताया था कि हेडिंग टैग यूज़ होता है हमारे यहाँ पे हेडिंग देने के लिए। किसी भी आपने किसी भी एक ब्लॉग पोस्ट, लेट्स सपोज आप किसी ब्लॉगिंग के रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पे एक हेडिंग होती है। लेट्स सपोज कोई भी हेडिंग हो सकती है किसी चीज़ के रिलेटेड। तो उसको उस हेडिंग को लिखने के लिए जो है वो आप यहाँ पे H1 टैग यूज़ करते हो। तो H1 टैग बेसिकली बहुत एक बड़ा टैग होता है। लेट मी शो यू। फर्स्ट हेडिंग मैंने लिखा, यहाँ पे इसको सेव किया, रिलोड किया तो ये देखें हमें यहाँ पे ये बॉडी के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है। ये है हेड। ये जो ऊपर आपको चीज़ नज़र आ रही है ये है हेड, जहाँ पे हमने फर्स्ट वेबसाइट लिखा था। और ये नीचे जो वाइट एरिया है सारा ये है बॉडी, वेबसाइट की बॉडी है। तो उस बॉडी के अंदर हम लोगों ने बेसिकली H1 टैग लिखा और H1 टैग के अंदर हम लोगों ने लिखा फर्स्ट हेडिंग आपका बॉडी टैग के अंदर शो हो रहा है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपकी सेकंड हेडिंग। रिलोड किया, देखें सेकंड हेडिंग आ रही है हमारी। बेसिकली आपको हेडिंग की समझ आ गई। हेडिंग कि मैं जो है वो अगर आप सारे एट्रीब्यूट्स को देखो तो हेडिंग H1 से लेके H6 तक जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, H6 जो है वो आपको हम लोग थर्ड हेडिंग अगर कर लें, ठीक है, उसको सेव करके रिलोड, देखें ये बहुत छोटा सा हमारे पास नज़र आ रहा है। तो बताने का मकसद ये था कि HTML के अंदर जो हेडिंग टैग है H टैग वो हमारे पास यूज़ होता है H1 से लेके H6 तक। ये आप हेडिंग टैग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखें मैंने ये फर्स्ट वाला हेडिंग टैग लिया H1 वाला और इसने बड़ा वाला प्रिंट किया है हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग। देन मैंने H2 टैग यूज़ किया और यहाँ पे मैंने लिखा सेकंड हेडिंग। तो ये देखें सेकंड हेडिंग फर्स्ट हेडिंग से कंपैरेटिवली छोटा आया है। इसके बाद जो है मैंने H6 ले लिया जो कि लास्ट टैग है, उसमें मैंने लिख लिया थर्ड हेडिंग, जो कि देखें थर्ड हेडिंग बहुत छोटा आया है। तो ये थी हमारी हेडिंग। इसके बाद हेडिंग के नीचे हम लोग एक पैराग्राफ लग लेते हैं कि कोई भी जो है वो पैराग्राफ, लॉरम का कोई पैराग्राफ है, बेसिकली जो रैंडम टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, रैंडम टेक्स्ट मैंने लिख दिया तो लॉरम का। तो आप पैराग्राफ के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा हो इस हेडिंग को। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखें मुझे जो है वो
जो है वो टेक्स्ट नीचे शो कर रहा है यहाँ पे। ये हेडिंग होगी, फर्स्ट हेडिंग, और ये हेडिंग का डिटेल। यहाँ पे मैंने फर्स्ट हेडिंग थी और ये हेडिंग की डिटेल आ गई पैराग्राफ के अंदर। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो सेकंड हेडिंग दी है इसको भी कोई ना कोई मैं डिटेल दूँ कि जो है फर्स्ट जो है वो सेकंड हेडिंग किसको बिलोंग करती है। तो लॉरम लेट्स सपोज कर लेते हैं, ये रैंडम टेक्स्ट होते हैं बेसिकली। यहाँ पे इसको मैंने कर दिया तो ये देखें इसने यहाँ पे भी इसकी डिटेल दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो थर्ड वाला है यहाँ पे भी एक पैराग्राफ दे दूँ, तो यहाँ पे भी मैं वही काम करूँगा। लॉरम इसको सेव करने के बाद इसको मैं यहाँ से रिलोड करूँगा तो ये देखें मैंने तीनों के पैराग्राफ बना दिए। ये फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग के नीचे पैराग्राफ आ गए जो कि फर्स्ट हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर सेकंड हेडिंग के नीचे एक और पैराग्राफ आ गया जो कि सेकंड हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद एक थर्ड हेडिंग आ गई जो कि थर्ड पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेसिकली ये होता है, ये हमारे यहाँ पे वेब पेज के अंदर कोई भी चीज़ लिखने का तरीका। हेडिंग, फिर पैराग्राफ, हेडिंग, पैराग्राफ, हेडिंग, पैराग्राफ। ये डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किसके रिलेटेड आप बना रहे हो और किस तरह आपने हेडिंग देनी है और किस तरह पैराग्राफ्स के अंदर चीज़ लिखनी है।